Now let's talk about background of this course, which is mainly related with group theory. Let's have little historical background. You know about quadratic formula. Quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, and you know that the formula for solution of such equations is x is equal to minus b plus minus square root of or radical of b square minus 4ac divided by 2 times a. So this is formula for solving quadratic equations, and every quadratic equation can be solved by using this formula. So this is for quadratic equations. A quadratic equation, this is a second degree equation. Let's come to third degree equation. Ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. We must put this condition that a is not equal to 0 because it is important condition to keep it a equation of third degree. So this is a third degree equation and is called cubic equation. This is cubic equation. Cubic equations can also be solved by a formula as we can solve quadratic equations, but the formula for cubic equations is quite lengthy. I will send you a link of a lecture which derives formula for cubic equations, and you can see that formula is quite lengthy formula. So every cubic equation can be solved as well, and formula is there, though it is quite lengthy. Now let's come to fourth degree equations. Ax raised to power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 0, and condition is a is not equal to 0. This is fourth degree equation and is called quartic equation. Quartic equation. And please note that quartic equations can also be solved, and there is a formula for solving quartic equations. फोर्थ डिग्री इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी फार्मूला मौजूद है. वो फार्मूला भी लेंथी फार्मूला है. मैं आज इस सेशन के साथ आपको एक लिंक भेजूंगा जिसमें फोर्थ डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने के फार्मूले से मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और आप देखेंगे कि ये फार्मूला भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, लेकिन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस फार्मूले को जानें और इसे समझने की कोशिश करें. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व की जा सकती हैं बाय फार्मूला. असल में जिन सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं ये सॉल्यूशंस कहलाते हैं सॉल्यूशंस बाय
रेडिकल्स। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये जो साइन आप देखते हैं ना, जो स्क्वायर रूट हम बोला करते हैं, ये साइन रेडिकल का साइन कहलाता है। इसी तरह अगर आप क्यूबिक इक्वेशन का फार्मूला देखें, जो मैं आपको लिंक भेजूंगा उस लिंक में, तो उस फार्मूले में भी रेडिकल का साइन होगा। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 4 डिग्री इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूले हैं उनमें भी ये रेडिकल का साइन होता है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज़ सॉल्यूशंस बाय रेडिकल्स। तो अब तक जो बात हमने की है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है बाय रेडिकल्स, क्यूबिक इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है बाय रेडिकल्स, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व किया जा सकता है बाय रेडिकल्स। नाउ लेट्स कम टू 5th degree equation, and that is equations of this type: ax raised to power 5 plus bx raised to power 4 plus cx raised to power 3 plus dx square plus ex plus f is equal to 0. A is not equal to 0. So this is 5th degree equation, and this is called quintic equation. Quintic equation. So having noted that, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, हम क्यूबिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, और इनके सॉल्यूशन के लिए थ्योरम फार्मूले मौजूद हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला तो आपने वैसे खुद भी पढ़ा हुआ है। व्हाट अबाउट क्विंटिक इक्वेशन, कि क्या क्विंटिक इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल था जिस पर बहुत अरसा भी यूँ समझिए कि 200-250 साल तक इस मसले पर गौर होता रहा कि क्या क्विंटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो क्या हम इसी तरह से क्विंटिक इक्वेशन या 5th डिग्री इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडिकल्स इन फैक्ट। तो मैंने आपको बताया है कि इस पर काफ़ी अरसा काम होता रहा, 200-250 साल इस पर गौर किया जाता रहा, लेकिन कोई मुनासिब हल इस चीज़ का नहीं मिल पाया। मैं यहाँ थोड़ी देर रुकता हूँ और थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स की हिस्ट्री पर गौर करते हैं। मैंने एक लाइन बनाई है, इस लाइन में मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, और आप जानते हैं कि हमारा जो ईसवी कैलेंडर है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने को हम 0 से डिनोट करते हैं, और उसके बाद इससे नीचे जो हैं वो ईयर्स हैं जिनके साथ आप BC लिखा करते हैं, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का अरसा। ये मैथमेटिक्स के हवाले से ये अरसा भी बहुत इम्पॉर्टेंट अरसा है। ये वो अरसा है जिसमें बड़े मशहूर मैथमेटिशियंस ने मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन की। उनमें से मैं कुछ के नाम आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा यूक्लिड,
जिसे हम उर्दू में अक्लीदस कहते हैं, यूक्लिड। फिर आपने ज़रूर पाइथागोरा का नाम सुना होगा, पाइथागोरा जिसे आप उर्दू में फीसागोरस भी कहते हैं, पाइथागोरास जिसे आप फीसागोरस कहते हैं। फिर आपने प्लेटो का नाम सुना होगा जिसे हम उर्दू में अफलातून कहते हैं। फिर आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा जिसे हम उर्दू में अरस्तू कहते हैं। फिर आपने सोक्रेटिस का नाम सुना होगा जिसे हम उर्दू में सुकरात कहते हैं। तो ये सब के सब फिलासफ़र भी थे और इन्होंने मैथमेटिक्स में भी बहुत कंट्रीब्यूशन की। यूक्लिड ने, पाइथागोरा ने, प्लाटो ने, एरिस्टोटल ने और इवन सोक्रेटिस ने भी। पाइथागोरा थ्योरम तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम मैथमेटिक्स की हिस्ट्री के इस हिस्से पर हम नहीं ज़्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि हमारा मसला ऐसा है जिसका सलूशन इसके बाद आया था। आपको यकीनन मालूम होगा कि 576 ये वो साल है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। 576 एक मुसलमान की हैसियत से हम ये चीज़ जानते हैं। 576 के बाद मैं यहाँ पर एक निशान लगाने लगा हूँ 800, यानी सन 800 ईस्वी, और इसके ऊपर मैं यहाँ सन 1200 ईस्वी। ये जो हिस्सा है, ये जो साल है, कुछ 400 साल, ये ऐसे साल थे जिसमें मुसलमान मैथमेटिशियन ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी मैथमेटिक्स में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वेरी गुड कंट्रीब्यूशन बाय मुस्लिम मैथमेटिशियंस। लेकिन हम इस पीरियड में भी, हमारी इस वक्त तो जो नहीं होगी, इस पीरियड का एक मैथमेटिशियन का नाम मैं आपको बता देता हूँ। आपने सुना होगा मूसा बिन मोहम्मद अल ख्वारिज़मी। ये बहुत मशहूर मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की इसी अरसे के दौरान। तो इस अरसे में मुसलमान मैथमेटिशियन ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में की थी, और उन्हीं किताबों को ट्रांसलेट करने के बाद यूरोप में रोशनी आई, इल्म की रोशनी, मैथमेटिक्स की रोशनी। 1200 के बाद मैं यहाँ निशान लगाता हूँ 1800 पर, 1800 ईस्वी, याद रखिए 1800 ईस्वी। और 1800 ईस्वी के बाद ये 1850 में निशान लगा लेता हूँ, और उसके बाद ये है 2020। आप कह लीजिए कि ये है मार्च 2020, यानी कि आज का दिन हम यहाँ पर हैं। जिस ब्रैकेट को मैंने एम्फेसाइज किया है वो है 1800 से लेकर 1850 तक। ये वो ब्रैकेट है जिसमें यूरोप में मैथमेटिक्स पर बहुत काम हुआ। मैं इस दौर के मैथमेटिशियंस के नाम आपको बताता हूँ। आपको अक्सर मैथमेटिशियन का पता होगा। काशी इस दौर में था, आपको याद है वो काशीज़ मीन वैल्यू थ्योरम आप कैलकुलस में पढ़ते हैं। काशी राइमन इक्वेशन भी आप यकीनन या मुमकिन आपने ना पढ़ी हो, लेकिन बहरहाल काशी का नाम आप जानते होंगे। गॉस इस दौर में था, ये नाम भी आपने सुना होगा। गॉस जॉर्डन मेथड आप मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड। पॉइसन, ये भी इस दौर में था। पॉइसन
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ी होगी अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है। जैकब, ये भी बहुत मशहूर मैथमेटिशियन था, ये भी इस दौर में था। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यकीनन आपने बीएससी में पढ़ी होंगी, फोरियर सीरीज़ आपने पढ़ी हुई है। तो फोरियर भी इसी दौर में था। तो ये वो दौर है 1800 से लेकर 1850 तक जिसमें यूरोप में मैथमेटिक्स पर बहुत अच्छा काम हुआ, और ये वो मशहूर मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने ये काम किया। अब इसके साथ एक बड़ी दिलचस्प सी बात मैं बताता हूँ कि ये 1800 है ना, 1802 इस साल नॉर्वे एक मुल्क है यूरोप में, NORWAY, नॉर्वे में एक फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने एबल रखा। एबल 1802 में। 1802 से थोड़ा सा आगे जाकर देखिए, ये मैं साल में ला रहा हूँ यहाँ पर 1811 में एक पेरिस में एक फैमिली के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने GALOI, ये आपको लग रहा होगा शायद गैलोए मैंने लिखा है, लेकिन इसे फ्रेंच में प्रोनाउंस करते हैं गैलवा। सो दिस इज गैलवा। अब मैं थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाता हूँ। 1802 में एबल पैदा हुआ और 1829 में एबल फौत हो गया। और 1829 के बाद कुछ 3 साल के बाद ये है 1832 में गैलवा फौत हो गया। गैलवा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1802 में एबल पैदा हुआ नॉर्वे में, 1829 में फौत हो गया, तो एबल की उम्र बनी 27 साल 27 ईयर्स। 1811 में गैलवा पैदा हुआ और 1832 में फौत हो गया, तो गैलवा की उम्र बनी 21 साल 21 ईयर्स। मैं रिपीट कर देता हूँ। एबल 27 साल की उम्र में फौत हो गया, गैलवा 21 साल की उम्र में फौत हो गया। ये जो दो इंसान थे, इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की। वो इस तरह से कि एबल ने ये चीज़ प्रूव की कि क्विंटिक इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तसव्वुर करें, व्हाट अ वंडरफुल रिज़ल्ट। एबल ने ये चीज़ प्रूव की कि क्विंटिक इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता। उसने इस चीज़ को बाकायदा साबित किया। ये चीज़ साबित
हो गई कि क्विंटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, क्यूबिक को सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्विंटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। वंडरफुल रिजल्ट जो कि एबल ने इस्टेब्लिश किया। अब ये प्रूव हो जाने के बाद ये सवाल सामने आया कि कुछ क्विंटिक इक्वेशन 5th डिग्री इक्वेशन तो सॉल्व हो जाती हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये पता चले कि किस किस्म की क्विंटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं और किस किस्म की क्विंटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। ये काम जो है ये काम गैल्वा ने किया। गैल्वा ने ये चीज़ बाकायदा प्रूव की कि इस किस्म की क्विंटिक इक्वेशन होगी तो उसको सॉल्व किया जा सकता है और इस किस्म की होगी तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब मैं आता हूँ इस बात पर कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। एबल ने ये बात प्रूव करने के लिए कि क्विंटिक इक्वेशंस इन जनरल सॉल्व नहीं हो सकती, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एबल ने ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और इसी कंसेप्ट की बिना पर उसने अपने रिजल्ट को प्रूव किया। फिर गैल्वा ने ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि किस किस्म की क्विंटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं और किस किस्म की सॉल्व नहीं हो सकती, इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए गैल्वा ने भी ग्रुप थ्योरी के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया। और मैं ये बात कह दूं कि ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट जो है ना वो इन्हीं दोनों मैथमेटिशियंस ने इंट्रोड्यूस भी किया और इन्हीं दोनों मैथमेटिशियंस ने इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके मैथमेटिक्स के बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जैसे क्विंटिक इक्वेशन इन जनरल सॉल्व नहीं हो सकती और किस किस्म की सॉल्व हो सकती हैं और किस किस्म की सॉल्व नहीं हो सकती, ये क्लासिफिकेशन जो है ना ये भी गैल्वा ने ग्रुप थ्योरी को इस्तेमाल करके की थी। तो दिस इज़ बैकग्राउंड ऑफ ग्रुप थ्योरी। हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ा सा एबल और गैल्वा से मुतल्लिक कुछ और कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि एबल एज ए मैथमेटिशियन या एज ए पर्सन, शायद आप इस शख्स को ना जानते हों, लेकिन BSc में जो आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी उसमें आप एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया करते थे, अबेलियन ग्रुप्स। अबेलियन ग्रुप्स उन ग्रुप्स को कहते हैं जो जिनका बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। तो ये जो अबेलियन लफ्ज़ है ना ये एबल ही से निकला हुआ है कि एबल ने कम्यूटेटिव ग्रुप्स पर बहुत ज़्यादा काम किया था। सो यू इन अ वे यू नो हु एबल वाज। गैल्वा से मुतल्लिक आपने शायद कुछ ना सुना हो, लेकिन गैल्वा के नाम पर एक मुकम्मल थ्योरी है जिसे गैल्वास थ्योरी कहते हैं। गैल्वास थ्योरी ये एक पूरी थ्योरी है जिस पर मैथमेटिक्स के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं दुनिया की अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में, और मुमकिन है आप भी किसी स्टेज पर गैल्वा थ्योरी पर कोई कोर्स पढ़े। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी और वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स गैल्वास थ्योरी। एक बात और इन दोनों मैथमेटिशियंस से मुतल्लिक, एबल और गैल्वा किसी हद तक हम असर थे। यानी एबल और गैल्वा जो है ना ये काशी, गॉस, पाइसन, जैकोब और फोरियर के भी हम असर थे, आपस में भी हम असर थे कि ये 1800 और 1850 की ब्रैकेट में ये लोग पैदा हुए और इसी ब्रैकेट में ये फौत भी हो गए। इनकी ज़िंदगी भी बहुत दिलचस्प है। मैंने इनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक 2 लिंक्स जो है ना मैं आज की सेशन के साथ मैं आपको भेजूँगा। आप उन लिंक्स को खोलकर
देखिए, उनमें से एक लिंक है जो गैलवा की ज़िंदगी से मुतल्लिक कुछ बातें आपको बताता है। दूसरा लिंक जो है वो एबल की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको दिखाता है। तो ये चीज़ें ज़रूर देखिए। एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट यू मस्ट नो अबाउट मैथमेटिशियंस, और आपको काफ़ी दिलचस्पी पैदा होगी इन दोनों मैथमेटिशियंस की जो बड़ी यंग उम्र में फौत हो गए। गैलवा जो है वो 21 साल की उम्र में फौत हो गया और एबल जो है वो 27 साल की उम्र में फौत हो गया। इनकी ज़िंदगी भी बहुत दिलचस्प है। आप इन लिंक्स को ज़रूर खोलिए और फिर इन लिंक्स को देखिए भी। मैंने आपको शायद बता दिया है कि मैंने आज की सेशन के साथ मैं 2 लिंक्स और भी, आज मैं 4 लिंक्स आपको भेजूंगा। एक गैलवा की ज़िंदगी से मुतल्लिक, एक एबल की ज़िंदगी से मुतल्लिक, और एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फार्मूले से मुतल्लिक, और दूसरा लिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने से फार्मूले के मुतल्लिक। तो ये लिंक्स ज़रूर खोलकर आप देखिए। सो दिस इज बैकग्राउंड ऑफ ग्रुप थ्योरी। Now let's come to mathematics। हम ग्रुप थ्योरी को बाकायदा डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट अ बाइनरी ऑपरेशन इज। बाइनरी ऑपरेशन, बड़ी सिंपल एग्जांपल्स हैं इसके लिए, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप आर ले द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो आप जानते हैं कि एडिशन जो है, एडिशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एडिशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। इन आर। इसी तरह से आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन इन आर, इज बाइनरी ऑपरेशन इन आर। अब देखिए इसकी क्या वजह है, एडिशन जो है वो आर में बाइनरी ऑपरेशन क्यों है। अब देखो इसलिए है कि रियल नंबर्स को, सेट ऑफ रियल नंबर्स के कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लें। फ़र्ज़ कीजिए कि आप कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लीजिए। फ़र्ज़ कीजिए आप एक ले लें 1/2 और एक ले लें आप से 6 बिलोंगिंग टू आर। तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद 13/2 आता है ना। तो ये जो नंबर है ये भी एक रियल नंबर ही है। यानी कोई भी 2 रियल नंबर दे दिए जाएं, उनको ऐड किया जा सकता है, और ऐड करने के बाद रिजल्ट जो है वो आपको एक रियल नंबर ही मिलता है। देखिए इसके माने ये है कि फॉर एनी ए बी बिलोंगिंग टू आर वी कैन ऐड दीज 2 numbers and the result will belong to R. Similarly, अगर आप कोई 2 रियल नंबर्स ले लें, आप यही ले लीजिए जो अभी हमने पहले लिए थे 1/2 and 6, तो आप इन दोनों रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही को बिलोंग करता है। तो इसे हम जनरलाइज कर सकते हैं कि फॉर any a b belonging to R we can multiply these two with each other and result belong to
आर। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ रियल नंबर्स में। डिवीजन के साथ थोड़ा सा मसला आ जाता है ज़ीरो की वजह से, लेकिन बाला यू अंडरस्टैंड व्हाट बाइनरी ऑपरेशन आर नाउ। एक एग्जांपल देखते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आप वेक्टर्स आपने सीखे हुए हैं, आप जानते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं। तो हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं। एक वेक्टर हम u ले लेते हैं, लेट्स से 3i प्लस 2j -5k, और दूसरा वेक्टर हम v ले लेते हैं, लेट्स से 4i -3j -2k। ये दोनों वेक्टर्स हैं। हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, आपको याद है जिसे आप स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, u और v का डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट तरीका आपको मालूम है कि आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन प्लस 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन प्लस -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट आएगा 14 -6 एंड देन प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 24 -6 इज इक्वल टू 18। अब ज़रा गौर कीजिए कि हमने दो वेक्टर्स लिए थे, एक वेक्टर u था, एक वेक्टर v था। हम सेट ऑफ वेक्टर्स को हम कैपिटल V से ज़ाहिर कर लेते हैं, कैपिटल V। सो u भी वेक्टर था, v भी वेक्टर है, और इन दोनों को जब हमने डॉट मल्टीप्लिकेशन, अब देखिए हमने दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन ज़रा गौर करें कि इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है 18, ये वेक्टर नहीं है, यानी कि 18 डज नॉट बिलोंग टू v। देखिए जैसे पहले हो रहा था ना कि आप कोई दो रियल नंबर्स ले लें तो उनका सम भी रियल नंबर होता है, इसलिए रियल एडिशन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में बाइनरी ऑपरेशन है। अगर आप कोई दो रियल नंबर्स ले लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट भी रियल नंबर ही होता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अगर आप दो वेक्टर्स ले लें और इनको डॉट प्रोडक्ट करें तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वेक्टर नहीं होता, तो देयरफॉर डॉट मल्टीप्लिकेशन जो है इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट ऑफ वेक्टर्स। तो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर डॉट is not binary operation, in set of vectors in V. Let me emphasize it. किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा रूल है जो उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट दे दिए जाएं तो उनके साथ उसी सेट का एक यूनिक एलिमेंट असाइन करे। दिस इज़ व्हाट बाइनरी ऑपरेशन इज़। ये डॉट जो है वो सेट ऑफ वेक्टर्स में बाइनरी ऑपरेशन इसलिए नहीं है कि ये दो वेक्टर्स पर इसे आप ऑपरेट तो कर लेते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है वो वेक्टर नहीं आता। सो डॉट प्रोडक्ट जो है ना, ये सेट ऑफ वेक्टर्स में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। एडिशन सेट ऑफ रियल नंबर्स में बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में बाइनरी ऑपरेशन है। अब मैं ये क्वेश्चन में आपके लिए ओपन छोड़ता हूँ, आप ज़रा इस पर गौर करें कि क्रॉस प्रोडक्ट a binary operation in
set of vectors. V is set of vectors. And secondly is addition of vectors. Addition, दो vectors को add भी किया जा सकता है. Addition of vectors, a binary operation. In V. आपने ज़रा इस पर गौर करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ वेक्टर्स में. इसी तरह से क्या एडिशन, वेक्टर्स की एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है इन द सेट ऑफ वेक्टर्स. सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू. आपने इन क्वेश्चंस पर गौर करना है. Now we are in a position to define what a binary operation is. So definition goes as follows. Let S be a non-empty set. Let S be a non-empty set. Then a binary operation is a rule. Then a binary operation is a rule which assigns or which associates to each pair of elements A, B in S, a unique element हम लिखते हैं इसे A के साथ B को ऐसे मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं. A unique element A multiplied with B, AB of S. अगर आप चाहें तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हैं. मैथमेटिक्स में अक्सर हम अवॉइड करते हैं, बहुत सिंबल यूज़ ना करें, लेकिन अभी बात को समझने के लिए अगर आप चाहें तो हम लिख सकते हैं कि देन अ बाइनरी ऑपरेशन हम कह सकते हैं स्टार is a rule which associates to each pair of elements A, B in S a unique element A star B. मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ. A unique element A star B of S. तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन कि ये सेट S के कोई दो एलिमेंट्स को सेट S का एक यूनिक एलिमेंट बनाकर आपको दे देता है, इनको आपस में ऑपरेट करके. सो दिस वाज डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज. इसी कंसेप्ट को हम एक ज़रा आप सिंपल से अंदाज में भी लिख सकते हैं. एन अदर वे ऑफ सेइंग इसी डेफिनेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट. Let S be a non-empty set. Then a binary operation हम इसे स्टार के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं. स्टार इज अ फंक्शन. देखिए हम इसे फंक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं. इज अ फंक्शन करेंगे हम यूं कि हम सेट एस के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे और हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन जो है ना वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को डोमेन समझते हुए और सेट एस को एज ए रेंज समझते हुए ये एक फंक्शन होगा. अब देखिए वही बात बन जाती है कि अगर आपको एस क्रॉस एस का एक ऑर्डर पे दे दिया जाए, फर्ज कीजिए कि आपको ए बी दे दिया जाए जो कि एस क्रॉस एस को बिलोंग करता है, देन
अगर आप इस ए बी पर इस फंक्शन को, जो कि स्टार हमने इसका नाम रखा हुआ है, अप्लाई करें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो एस को बिलोंग करेगा। आप देखिए ये चूँकि यहाँ से चूँकि कोडोमेन एस है, तो जब ये ऑर्डर पेयर पर अप्लाई होगा तो जवाब एस ही का एलिमेंट होगा। फंक्शन यहाँ से यहाँ तक आ रही है। इस चीज़ को हम यूँ लिखा करते हैं, हम स्टार ब्रैकेट ए कामा बी ब्रैकेट, इस चीज़ को हम यूँ लिखा करते हैं ए स्टार बी बिलोंग टू एस। तो आप चाहें तो बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाइनरी ऑपरेशन को एक फंक्शन की शक्ल में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट बाइनरी ऑपरेशन इज़। और आप बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन जानते हैं, जैसे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स जवाब आता है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। आप मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, कंडीशन ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए भी कंडीशन है। जब सिमिलर ऑर्डर के मैट्रिसेस को जब आप ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स ही जवाब आता है, इसलिए मैट्रिसेस की जो एडिशन है वो भी बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन मैं ज़रा मैं अपने वो करेक्ट कर दूं, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है उस सूरत में जब वो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किस्म के मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, आप फ़र्ज़ कीजिए आप स्क्वायर मैट्रिसेस की बात करते हैं, तो अगर आप स्क्वायर मैट्रिसेस ले लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए तमाम मैट्रिसेस जो है वो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, तो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस का जो सेट है, इस सेट के ऊपर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो वो बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि आप 3/3 ऑर्डर के दो मैट्रिसेस आप ले लीजिए, उनको मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट जो है वो 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह से अगर आप 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस का सेट ले लें और कोई भी दो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस को आपस में ऐड करें तो आप जानते हैं कि वो 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। इसलिए मैट्रिसेस की एडिशन जो है वो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस के सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। और भी काफ़ी बाइनरी ऑपरेशन आप जानते हैं, और आप मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन इज़ द मेन थिंग यू आर डीलिंग विद। थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन को और डिस्कस करते हैं, मोर अबाउट बाइनरी ऑपरेशन। हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन, इन आर। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन इन आर। एक और हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं, किसी सेट का किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड होना। असल में जब हम कहते हैं कि एडिशन इज़ बाइनरी ऑपरेशन इन आर, ये बात वैसे सेटल हो जाती है, हमें ये बात दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं होती क्लोज्ड। लेकिन मैथमेटिक्स में हम काफ़ी ज़रा कोशिश करते हैं कि हम प्रिसाइस रहें, किसी किस्म की एम्बिग्विटी ना रहे। तो इस वजह से मैं इस बात को एक तरह से री एम्फेसाइज करने के लिए मैं लिखने लगा हूँ। लेट मी राइट दैट
we say that the non-empty set S, non-empty set S is closed under binary operation star if, अब ये पहली बात तो ये है कि स्टार इज डिफाइंड एज अ फंक्शन फ्रॉम S क्रॉस S टू S। वैसे ये बात काफ़ी होती है, जो दूसरी बात मैं लिखने लगा हूँ ये थोड़ी सी सुपरफ्लूअस है, लेकिन बेहतर बात हम इसको लिखा करें तो हम अक्सर लिखते हैं। दूसरी बात ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू S, कि सेट S के आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें, इन दोनों पर आप स्टार अप्लाई करें तो A स्टार B जो है ये भी S को बिलोंग करेगा। तो वी से दैट सेट S इज़ क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। एग्जाम्पल्स बड़ी सिंपल सी बात है कि आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, R is closed under binary operation addition. Similarly, R is closed under binary operation multiplication. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो अंडर एडिशन क्लोज्ड है, सेट ऑफ रियल नंबर जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। इसी तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी अंडर एडिशन क्लोज्ड है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है। थोड़ा सा मसला आता है जब हम बात करते हैं डिवीजन की, और वो ज़ीरो की वजह से होता है, लेकिन हम उस तरफ नहीं आते क्योंकि ग्रुप थ्योरी में ऐसे मसाइल कम हमें पेश आएंगे। अब तक जो एग्ज़ाम्पल्स हमने देखी हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स आप जानते हैं ये एक इन्फिनिट सेट है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक इन्फिनिट सेट है। 3x3 ऑर्डर के जो स्क्वायर मैट्रिसेस का सेट है उसमें भी इन्फिनिट मैनी स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक ऐसे सेट की जो इन्फिनिट नहीं है, फाइनाइट है, और उस पर बाइनरी ऑपरेशन हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि लेट S इज इक्वल टू 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, और ये आइटा वही है जो आप पहले से जानते हैं जिसका स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। तो सेम आइटा एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे आप FSC में भी पढ़ते रहे हैं, BSc में भी पढ़ते रहे हैं। तो लेट S be this set 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। तो आप इसमें नोट कीजिए कि we note that S is closed under binary operation multiplication, कि ये सेट S जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है। आप देखिए वैसे भी सिंपल सी बात है, आप 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है, -1 S को बिलोंग करता है। आप 1 को आइटा से मल्टीप्लाई करें तो आइटा आता है, और आइटा जो है वो S को बिलोंग करता है। आप 1 को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आइटा आता है, और माइनस आइटा जो है S को बिलोंग करता है। आप आइटा को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करें तो जो आप 1 आता है ना, तो 1 जो है वो भी S को बिलोंग करता है, एंड सो ऑन। तो आप S के कोई भी दो एलिमेंट्स लेकर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट जो है वो आपको S ही में मिलेगा। सो S इज़ क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब ये बात जो अभी हम कर रहे थे, इसको करने का एक बड़ा एक नीट सा तरीका है, वो ग्रुप थ्योरी में काफ़ी इस्तेमाल होता है, मैं उससे ज़रा आपको बता देता हूँ। इसे
कैलेस टेबल कहते हैं, और आप जानते होंगे इसे, आपने किसी न किसी स्टेज पर आपने इसे सुना होगा इसके बारे में। कैलेस टेबल, कैले एक मैथमेटिशियन का नाम था और ये टेक्निक उसने डिवाइस की थी, सो इट इज़ कॉल्ड कैलेस टेबल। कैलेस टेबल का रूल ये है कि आप इस तरह से टेबल बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टली आप जिस सेट पर अपनी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है उसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1, -1, आइटा और माइनस आइटा। और उसी तरह वर्टिकल भी आप लिख लेते हैं, 1, -1, आइटा और माइनस आइटा। और बाइनरी ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन है, सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन। अब रूल ये होता है कि आप ये कॉलम में जो सबसे पहला एलिमेंट है ना 1, इस 1 को आप इन तमाम पर ऑपरेट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। सो 1 × 1 = 1, 1 × -1 = -1, 1 × आइटा = आइटा, 1 × माइनस आइटा = माइनस आइटा। Then -1 × 1 -1, -1 × -1 = -1, -1 × -1 × आइटा -आइटा, -1 × आइटा आइटा। Then आइटा × 1 = आइटा, आइटा × -1 = आइटा, and then आइटा × आइटा -1, and आइटा × आइटा = 1, and then आइटा × 1 = -आइटा, आइटा × -1 = आइटा, -आइटा × आइटा = 1, -आइटा × आइटा -1। अब ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसकी कंफर्मेशन या इसकी गारंटी ये होती है कि ये जो आपका टेबल है, इस टेबल के अंदर आपको इन एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई और एलिमेंट नहीं। यानी इस टेबल के अंदर की जो एलिमेंट्स आपको मिले हैं वो वही एलिमेंट्स हैं जो इस सेट के अंदर हैं, 1, -1, आइटा, माइनस आइटा। इन एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट आपको यहाँ नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो तो फिर ये दिस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट। कैलेस टेबल की एक और भी बड़ी इम्पॉर्टेंट खूबी होती है, वो ये है कि कैलेस टेबल में किसी रो में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। देखिए 1, -1, आइटा, माइनस आइटा रिपीट नहीं हुआ। इसकी बात मैं नहीं कर रही, ये अंदर की बात कर रहा हूँ सिर्फ। उसी तरह देखिए इस रो में भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, इसमें भी रिपीट नहीं हुआ, इसमें भी रिपीट नहीं हुआ। इसी तरह से किसी कॉलम में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। देखिए किसी कॉलम में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो मैं ये लिख देता हूँ नोट, in Calais table no element gets repeated in any row or any column। तो कैलेस टेबल में किसी रो और किसी कॉलम में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। सो दिस वाज बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट 1, -1, आइटा, माइनस आइटा। और हमने देखा कि कैलेस टेबल से हमें पता चलता है कि दिस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, को कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता और सारे एलिमेंट्स इसी सेट के मिलते हैं हमें। एक और एग्जांपल लेते हैं, another example। अब ये सेट लीजिए S = 0, 1, 2, 3 and 4। ये एक सेट है 0, 1, 2, 3, 4। इस पर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हम डिफाइन करेंगे इस तरह से कि अब देखिए एक बाइनरी ऑपरेशन मुमकिन आप इसे जानते हो। जो बाइनरी ऑपरेशन मैं डिस्कस करने लगा हूँ इसे कहते हैं एडिशन मॉडुलो 5। ये क्या चीज़ है? दिस इज
addition modulo 5. Addition modulo 5. Addition modulo 5. ये 5 है, देखने में ऐसा नज़र आ रहा है। सो एडिशन मॉडुलो 5, इसका रूल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन पहले हम कैलेस टेबल की हेल्प से हम इस रूल को सीखने की कोशिश करते हैं। पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब देखिए रूल ये है कि मैं पहले लिख देता हूँ, 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2, 0 + 3 = 3, 0 + 4 = 4। फिर 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 1 + 4 = यहाँ आपको गौर करना होगा, 1 + 4 ये 5 होता है, 1 + 4 5 होता है। लेकिन ये जो एडिशन मॉडुलो 5 ऑपरेशन है, ये होता है कि आप इन दोनों को जमा करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को आप 5 के साथ तकसीम करेंगे। अब देखिए 5 के साथ आप तकसीम करें वो जो आप चौथी 5वीं क्लास में करते थे, 5 से तकसीम करें, 5 1 ज़ा 5, बाकी क्या बचा, 0 बाकी बचा। तो ये 0 आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ हमने 1 इसलिए लिखा था कि आप 1 को 5 से तकसीम करें तो बाकी 1 ही बचेगा, 2, यानी कि 5 से छोटे जो वो वैसे ही लिखे जाएंगे, 5 से जो बड़ा होगा उसे आप 5 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर है वो आप यहाँ लिखेंगे। आगे देखते हैं, 2 + 0 = 2, 2 + 1 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 3 देखिए अगेन ये 5 आ गया। तो आप क्या करेंगे कि आप 5 2 + 3 = 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बाकी बचेगा 0। फिर 2 + 4 = 6। अब 6 भी 4 से बड़ा है तो आप क्या करेंगे कि 6 को भी आप 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पर बाकी बचेगा 1। तो ये जो बाकी बचा है वो आप यहाँ लिखेंगे 1। देन 3 + 0 = 3, 3 + 1 = 4, 3 + 2 = 5, 5 को 5 से डिवाइड करें 0 बचता है, 3 + 3 = 6, 6 को 5 से डिवाइड करें तो बाकी 1 बचता है, 3 + 4 = 7, 7 को 5 से डिवाइड करें तो बाकी 2 बचता है। एंड देन 4 + 0 = 4, 4 + 1 = 5, और 5 को आप 5 से डिवाइड करेंगे बाकी 0 बचेगा। 4 + 2 = 6, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 4 + 3 = 7, यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, 4 + 4 = 8, 8 को 5 से डिवाइड करें तो बाकी 3 बचता है ये। सो दिस इज एडिशन मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो 5। Addition modulo 5 is a binary operation in this set S, or you can say that this set S is closed under operation addition modulo 5. Let me write it. The set S is equal to 0 1 2 3 4 is closed under operation addition modulo 5, addition modulo 5। हम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हैं।
बस मैं आपको एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। हम ये सेट ले लेते हैं S। इस सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। और बाइनरी ऑपरेशन हम लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 14। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 14। ज़रा गौर कीजिए, हमें क्या करना होगा कि जब भी रिज़ल्ट 14 से बड़ा आएगा उस रिज़ल्ट को हम 14 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे सिर्फ। टेबल पर let's draw the table for multiplication modulo 14 for the set of elements 2, 4, 6, 8, 10, 12. So we draw the table. For multiplication modulo 14. So we write 2, 4, 6, 8. 10, 12 horizontally and then vertically as well. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So remember that operation is multiplication modulo 14. So we have to multiply and then write the remainder after dividing by 14. So let's multiply. 2 into 2 is equal to 4. 2 into 4 is equal to 8. 2 into 6 is equal to 12. 2 into 8 is equal to 16. And 16 is greater than 14. So we divide 16 by 14. 14 ones are 14. Remainder is 2. So we write here remainder, that is 2. And then 2 into 10, 20. 20 is again greater than 14. So we divide 20 with 14. 14 ones are 14.
and the remainder is 6. So we write here 6. Then 2 12s are 24. 24 is greater than 14. So we divide 24 by 14. 14 ones are 14. And remainder is 10. So we write here 10. So this is about first row. About second row, 4 into 2 is equal to 8. 4 into 4 is equal to 16. And 16 divided by 14, remainder is 2. 4 into 6 is equal to 24. And 24 divided by 14, remainder is 10. And then 4 into 8 is equal to 32. 32 divided by 14. 14 2 times 28, and remainder is 4. So we write here 4. And then 4 into 10 is 40. 40 is greater than 14. So divide 40 by 14. 14 2s are 28. And the remainder is 12. So we write here 12. And then 4 into 12 is equal to 48. 48 is greater than 14. So we divide 48 by 14. 14 1, 14 2, 14 3s are 42. And then remainder is 6. So we write here 6. Now 6 into 2 is equal to 12. So we write here 12. 6 into 4 is equal to 24. 24 remainder will be 10. And then 6 into 6 is 36. So 36 is greater than 14. So we divide 36 by 14. So 14 2s are 28. And the remainder is 4. So the remainder is 8. Remainder is 8. So we write here 8. 6 8s are 48, and 48 is greater than 14. We divide it with 14. 14 3s are 42, and remainder is 6. We have already done it in fact. So it is 6 here. 6 into 10 is 60. 60 is greater than 14. We divide 60 by 14. 14 4s are 56. And the remainder is 4. So we write here 4. And then 6 into 12 is 72. 72 is greater than 14. We divide 72 by 14. The 14 5s are 70. And the remainder is 2. So we write here 2. Then 8 2s are 16. And 16 is greater than 14. So remainder is 2. So we must write here 2. I leave the remainder of this whole table for you to complete as exercise.